हेलो फ्रेंड्स, नाउ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसके लिए इंसान कुछ नहीं था। वो उनको मूली गाजर की तरह काटता था और उनके नज़र में इंसान का कोई भी इंसानियत नहीं होता। वो उनको दोस्तों जैसे कोई भी मुर्गे को जैसे खाल से उखाड़ करके उसको फेंक दिया जाता है सामने और फिर उसके बाद दाना दे करके वो बुलाया जाता है तो वापस आ जाता है, वैसे ही वो अपने सैनिकों के सामने ऐसा करता था। और वो कोई और नहीं था, वो था हिटलर। दोस्तों उसी की कहानी आज हम पढ़ेंगे और देखिएगा। पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी का चैप्टर है, क्लास नाइन्थ का। और ये सोशल साइंस का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का उदय किस तरह से जर्मनी में हुआ था, उसी को मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि तीसरे चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से शुरू हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर पढ़ना। आज का जो चैप्टर है वो है बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। देखिए दोस्तों, वहाँ का जो संविधान था उसे वीमर कहा जाता था। जर्मनी के संविधान को वीमर कहा जाता था, याद रखिएगा। तो यहाँ का रिपब्लिक कैसे बना, वीमर संविधान कैसे एक्ट में आया, इसको आज हम समझेंगे। देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। यानी जर्मनी जो है वो 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी में एक बहुत ही ताकतवर देश उभर चुका था, ठीक है। याद रखिएगा, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको ट्रांसलेट भी कर दे रहा हूँ हिंदी में, ताकि यूपी बोर्ड वाले को भी समझ में आता रहे, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि दो ग्रुप के देशों के साथ जो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो हुआ था। एक थे अलाइड नेशन और एक थे सेंट्रल नेशन। जो देखिए सेंट्रल नेशंस थे वो ध्रुवी राष्ट्र थे, इनको हिंदी में कहा जाता है। और जो अलाइड नेशन थे वो मित्र राष्ट्र थे। जो ध्रुव राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे, इनके बीच जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। जो देखिए सेंट्रल पावर्स थे उनमें आपके जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया थे, और जो एलाइज पावर थे उसमें देखिए इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत ही भयंकर जर्मनी की हार हुई, ठीक है दोस्तों। कैसा क्या हुआ? जर्मनी की बहुत ही भयंकर हार हुई। क्योंकि देखिए मैं बताऊंगा कि क्यों हार हुई। क्योंकि अमेरिका जो है युद्ध में कूद पड़ा था 1917 में, इसलिए बहुत ही बुरी तरह से जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। पहली बार में तो जर्मनी ने बहुत सारे देशों की सीमाओं को जीत लिया था, जैसे फ्रांस में कुछ जीत लिया था, बेल्जियम में कुछ हिस्सा जीत लिया था। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। ऑल ज्वाइंट द वार enthusiastically hoping to gain from a quick victory। देखिए enthusiastically hoping to gain from a quick victory, वो सोच रहे थे ऐसा जर्मनी के लोग कि हम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू करके आसानी से युद्ध को जीत लेंगे और कुछ ही समय लगेगा हमें युद्ध को जीतने में। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। देखिए जर्मनी का जो सोच था कि यह युद्ध हम कुछ ही दिनों में जीत जाएंगे, उसके ठीक ये विपरीत, यानी इसके ठीक उल्टा हुआ। और क्या हुआ कि जर्मनी जो कि ये सोच रहा था कि युद्ध जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगा और यूरोप के बहुत सारे रिसोर्सेज, जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, उसको यूज करना पड़ा, और इक्विपमेंट थे जर्मनी के, उनको यूज करना पड़ा। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। बेल्जियम और फ्रांस को जीतने के बाद देखिए जो जर्मनी था उसने कुछ शुरुआती सफलता तो हासिल कर ली थी, लेकिन हाउएवर द एलाइज, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउएवर द एलाइज स्ट्रेटेंड बाय द यूएस एंट्री इन 1917। मैंने भी बताया आपको कि देखिए जो एलाइज नेशन थे, जो जिसमें कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे, उन देशों के साथ एक और देश शामिल हो जाता है जो कि वर्ल्ड का पावर हुआ करता था, यूएस, आज भी है यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 1917 में वो अलाइज नेशन के साथ जुड़ गया, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो अलाइज नेशन थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बाद जर्मनी की हार तय थी। और इसी तरह से देखिए ये अगला लाइन आप पढ़ेंगे तो डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। और इसकी वजह से हुआ क्या, जैसे ही अमेरिका शामिल हुआ वैसे ही जर्मनी की हार निश्चित थी, और वैसा ही हुआ। 1918 में जर्मनी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये था फर्स्ट वर्ल्ड वार का कुछ आपको बैकग्राउंड, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि आखिर आगे क्या हुआ। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the Emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity।
इससे हुआ क्या, जैसे ही जर्मनी हारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इससे लोगों के अंदर यह भावनाएं उठने लगीं कि हमें जल्दी से जल्दी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए, जिसकी वजह से जर्मन पॉलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और एक नेशनल असेंबली चाहिए, जैसे कि फ्रांस की क्रांति में हुआ था। मैंने फ्रांस की क्रांति पर वीडियो बनाई है, जाकर आप देख लीजिएगा उसको प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वैसे ही ये लोग भी मांग करने लगे कि हमें एक संविधान चाहिए, और कम से कम संविधान बन जाएगा तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे। तो वो कौन मांग करने वाले थे, वो थे देखिए डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक मांग करने वाले थे। यानी वो जैसा कि शासन होता है डेमोक्रेटिक में, क्या होता है डेमोक्रेटिक में, जो भी देश होता है डेमोक्रेटिक, जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे लोग चुने जाते हैं, इलेक्शन उनका होता है, ठीक है। तो वैसे ही मांग वहाँ के लोग कर रहे थे, जर्मनी के लोग हारने के बाद, जर्मनी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adult including women। देखिए अब जो है वो नया सिस्टम लागू किया गया, जिसके तहत डिप्यूटी, जो कि राज्य के डिप्टी होते थे अलग अलग, उनको जो है पार्लियामेंट्री में, यानी जर्मन के पार्लियामेंट में, संसद में चुना गया। देखिए जर्मन के पार्लियामेंट को बुंडस्टैग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बुंडस्टैग, ठीक है, बुंडस्टैग कहा जाता था, याद रखिएगा इसको, ठीक है, BUDSTEG, बुंडस्टैग कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल, देखिए सबको समान अधिकार दिया गया वोट देने का, और समान अधिकार के देने के साथ साथ वुमेन को भी, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था वुमेन को वोट का अधिकार मिलना, लेकिन उस समय जर्मनी में वुमेन यानी औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया इसके तहत, ठीक है। अब आगे आइए, मैं आगे पढ़ता हूँ आपके लिए। दिस रिपब्लिक हाउएवर was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। बहुत सारे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था इसको कि हाँ हमें डेमोक्रेसी बन जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि यह डिफीट, हमारा जो हार हुआ है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसकी वजह से हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें और ज़्यादा उग्र हो जाना चाहिए, मतलब और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना चाहिए उन देशों के खिलाफ जिन देशों ने हमें हराया है, ठीक है। कुछ लोगों का सोचना ये भी था। अभी वो सोचते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन न बने, ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। द पीस ट्रीटी एट, आगे मैं पढ़ता हूँ, वर्साय विथ एलाइज वॉज अ ह्यूमिलिएटिंग पीस। देखिए जो वर्साय की संधि हुई थी, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हार गया जर्मनी, तो जर्मनी के ऊपर सारे एलाइज नेशन यानी फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने कहा कि भाई देखिए आपकी वजह से लड़ाई हुआ है, और आप ही की वजह से लड़ाई की शुरुआत हुई थी, जर्मनी की वजह से पूरा जो जिम्मेदारी था वो थोप दिया गया किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, ठीक है। और उससे कहा गया कि आप सारा भरपाई करिए, जो भी खर्चा हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उसका भरपाई अब आप करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलाइज नेशन ने ऐसा कहा जर्मनी से, और जर्मनी को उस वक्त मानना ही था क्योंकि वो हार चुका था। अगर वो नहीं मानता तो उसके सारे क्षेत्र को ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मिलकर के हड़प लेते और अपने ज़मीन में मिला लेते। तो इस तरह से जर्मनी को यही एक ऑप्शन रह गया था कि उसको वो जो संधि थी यानी समझौता था, उसको मीटिंग में मानना ही पड़ा। वो मीटिंग जो हुई थी वो वर्साय की संधि हुई थी, जिसको कहते हैं पैक्ट ऑफ वर्साय, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साय भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्साय विथ द एलाइज वॉज ए हार्श। बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक संधि ये थी जर्मनी के लिए, क्योंकि जर्मनी को एक तरह से ये थोपी गई थी, समझ लीजिए। ये समझौता नहीं था, एक तरह से जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा बेइज्जती का एक जरिया था। क्योंकि जर्मनी ने, इसमें क्या हुआ, देखिए जर्मनी से दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इस समझौते में क्या हुआ था, इसमें क्या क्या बात रखी गई थी। सबसे पहले ब्रिटेन ने कहा कि जर्मनी को 1 लाख से ऊपर सेना नहीं रख सकते हैं, और दूसरी बात ये कि आप जो है नई भर्तियों को भी नहीं रख सकते हैं, नई भर्ती भी नहीं कर सकते सेना में। तीसरी बात ये कहा कि आप जो है जितने भी पनडुब्बी हैं वो सारे अब हमारे अधिकार में दे देंगे। और मेन एक और बात कही कि जितने भी राइनलैंड के क्षेत्र हैं, देखिए राइनलैंड का मतलब क्या है, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ राइनलैंड के क्षेत्र। देखिए मैप में यहाँ दिया हुआ है, देखिए जहाँ आप ये देख पा रहे होंगे ये मैप, देखिए राइनलैंड वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है जर्मनी का राइनलैंड, ठीक है। इस दोस्तों इस जो भूमि में, लैंड में बहुत ज़्यादा कोयले का भंडार हुआ करता था, मतलब कोल का बहुत बड़ा सेंटर होता था राइनलैंड, ठीक है। तो यानी कोयला, जो कि जानते ही आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी का रिसोर्स है कोयला। तो कोयले के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ब्रिटेन जानता था कि अगर कोयला अगर मिल गया जर्मनी को दोबारा, कोयले वाला क्षेत्र एरिया, तो आसानी से वो फिर से रिस्ट्रक्चर कर लेगा अपने पूरे लोगों को, और फिर से अपना मजबूत हो जाएगा, सारी भरपाई कर लेगा जितनी भी उसको नुकसान हुआ है। तो इसलिए वो चाहते नहीं थे कि हम ये वाला एरिया दें, तो वो वाला एरिया भी ब्रिटेन और फ्रांस और रूस ने मिलकर के उससे हड़प लिया इस संधि में, ठीक है। अब 3 बातें मैंने आपको बता दी, मेन जो 3 बातें थी, और अब जो मेन बची हुई बातें थी वो अब इसमें आप जान लीजिएगा पढ़ के। देखिए जर्मनी लॉस्ट
इट्स ओवर सीज कॉलोनीज, और जो ओवरसीज कॉलोनी, जो जीती हुई कॉलोनी थी जर्मनी की, मान लीजिए उसने बेल्जियम में जो जीती थी, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, ठीक है ना, और उसके बाद जो है फ्रांस में जीती थी कुछ कॉलोनी, तो उन दोनों कॉलोनियों को वो वापस उसको देना पड़ा, क्योंकि जो हार चुका था तो वापस देना पड़ा, जो कि उसके पॉपुलेशन का करीब करीब 10% थी। सोच लीजिएगा, जर्मनी के पॉपुलेशन का 10% थी, जिसको जो कॉलोनियाँ उसने वापस दे दिया था। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ द कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। देखिए याद रखिएगा, फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को उसने अपने बहुत सारे ज़मीन के हिस्से को दे दिया था 13%, 75% आयरन के हिस्से को दे दिया था, आयरन के जो ज़मीन थे हमने बताया भी आपको, 26% कोल के जो भंडार थे, जो कोल के माइनिंग के सेंटर थे राइनलैंड में, वो दे दिए। तो देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, द एलाइड पावर्स डी मिलिटराइज जर्मनी टू वीकेंड इट्स पावर। जो एलाइड पावर थे उन्होंने जर्मनी को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, क्योंकि यह बात कह दी कि आप जो है नए सिरे से कोई मिलिट्री की भर्ती नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको बताया था। द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेज द एलाइड कंट्रीज सफर्ड। मैंने अभी बताया कि जर्मनी को यह रिस्पॉन्सिबल माना गया कि आपने जो युद्ध शुरू किया गया है इसके जिम्मेदार आप हैं, और इसकी जो भी भरपाई करेंगे, जो भी नुकसान हुआ है उसकी आप करेंगे। तो जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू €6 बिलियन। देखिए €6 बिलियन का उस वक्त जो है जर्मनी को देना पड़ा मुआवजा, कि भाई आपने युद्ध शुरू किया था, €6 बिलियन आपको देना पड़ेगा, तब जा करके आपको माफ़ी मिलेगी। द एलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाई द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। मेनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिसग्रेट एट वर्साया। देखिए क्या था कि मैंने अभी बताया आपको, राइनलैंड के एरिया को भी अलाइड नेशन के आर्मी ने छेक लिया था और घेर लिया था, और उनको वहाँ पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसलिए बहुत सारे जर्मन के लोग चाहते थे कि जो नया वीमर संविधान बने उनके लिए, वो नॉट ओनली द डिफीट इन द वार, वो बल्कि सिर्फ उनके हार की वजह से नहीं बन रहा है, बल्कि बट द डिस्ग्रेस एट वर्साय, मतलब उनको ये भी लग रहा था कि जो वर्साय में संधि हुई है वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक हुई है, इसलिए अब हमें ज़्यादा संविधान पे ध्यान नहीं देना होगा, हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर उन देशों से बदला लेना होगा जो भी देश हमारे बारे में इतनी ज़्यादा बेइज्जती करके गए हुए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं पॉइंट 1.1 पढ़ते हैं, उसके आगे क्या लिखा हुआ है। द इफेक्ट ऑफ द वार, यानी देखिए दोस्तों, जो युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा जर्मनी के ऊपर, ये बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कि जाहिर सी बात है, कोई भी युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है किसी भी देश को नुकसान होता है दोनों देशों की तरफ से, ठीक है। एक देश को भी नुकसान होता है, जो लड़ता है वो भी नुकसान होता है, जो बचाता है अपने आप को उसको भी नुकसान होता है, तो ठीक है, तो वही हम देखेंगे इसमें। द वार हैड ए डिवेस्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। देखिए क्या हुआ, जो इम्पैक्ट था, ठीक है, किसका, जो इम्पैक्ट था वार का, वो बहुत ही भयानक था, क्योंकि इससे पूरे महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में पूरी तरह से लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से कमज़ोर और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे, यानी पैसे से और दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके थे, ठीक है ना। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ द क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स। पहले यूरोप जो है वो पैसे देने के लिए जाना जाता था, मतलब उधार देने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब युद्ध करने के बाद, क्योंकि जर्मनी यूरोप में ही पड़ता है, ब्रिटेन भी यूरोप में पड़ता है, ये सब लोग इतने ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे, क्योंकि दोस्तों जो सामान का इतना ज़्यादा बर्बादी हुआ था और लोग भी मारे गए थे कि इतना आसान नहीं था उसको फिर से दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर पाना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से अब कर्ज में डूब गए थे यूरोप के लोग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सीन्स ऑफ द ओल्ड एम्पायर। और वीमर संविधान जो कि बनने वाला था जर्मनी में, उसको कहीं ना कहीं अब क्या देना है, पैसा देना है इस बात के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि उसने जो वर्ल्ड वार फर्स्ट किया है, उसने बोला गया था कि जो एलाइड नेशन द्वारा कि आपके ही वजह से हुआ है, तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ द वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स बिकम ईजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। देखिए मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। देखिए क्योंकि हमने बताया अभी कि जर्मनी को अपमानित करके ये बात कहा गया कि आप सारा पैसा दीजिए, तो जिसकी वजह से उसका जो स्थिति था जर्मनी का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। सब फाइनेंशियल तरीके से, मतलब आर्थिक रूप से एकदम गरीब हो चुका था जर्मनी, क्योंकि उसको तो पहले अपना भी करना था, अपनी भी भाई विकसित करना था, उसको अपने देश को विकास करना था, और विकास करने के साथ साथ उसको जो
लोन का अमाउंट है, मतलब कि जो उसको मुआवजा देना है वार का, वो भी देना है। तो दोनों तरफ उसको बैलेंसिंग करके चलना होता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा गरीबी में जो है देश चला गया। अब क्या था कि देखिए, जो मेन जर्मनी में 3 तरह के लोग होते थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स। देखिए, इनके अलावा भी जो दूसरे व्यक्ति होते थे उनको मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स जो थे वो चाहते थे कि विमर संविधान आए, लेकिन जो उनके विरोध में खड़े थे कि भाई विमर संविधान हमें नहीं मिलना चाहिए, अभी हमें नहीं चाहिए, हमें फ़िलहाल में अभी बदला लेना चाहिए उन देशों से जिन्होंने हमें वर्साय की संधि से बहुत ज़्यादा अपमानित किया है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा टारगेट करते थे डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और कैथोलिक लोग को, जो ये नहीं चाहते थे कि संविधान बने। क्योंकि देखिए, 2 लोग थे, एक चाहते थे संविधान बने और एक लोग थे संविधान नहीं बने। संविधान बनाने वालों में जो मुख्य रूप से थे वो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे एंड डेमोक्रेट्स थे, लेकिन जो संविधान न बनाने वालों में थे वो नेशनलिस्ट सर्कल से जुड़े हुए थे। मतलब वो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते थे और कहते थे हम अपने देश के लिए जान तक दे देंगे, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल में कोई संविधान नहीं चाहिए, हमें फ़िलहाल में अभी बदला चाहिए, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस और रूस से लेना है हमें, ठीक है ना। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट और कैथोलिक्स का विरोध करते थे, इस बात को लेकर बार बार विरोध करते थे कि अभी तुम लोग को बहुत ज़्यादा संविधान चाहिए, अभी हमें संविधान नहीं चाहिए। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। दिस माइंडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वेल, वी विल सून सी। जैसा कि क्या हुआ कि वो जो सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स थे, उनको जो राष्ट्रवादी लोग थे वो उनको नवंबर के हत्यारे बुलाने लगे, क्योंकि देखिए नवंबर में ही क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो इसी वजह से नवंबर के हत्यारे के रूप में जो है सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स को बार बार उनको हत्यारे कर करके बुलाने जाने लगा। किसने बुलाया? जो राष्ट्रवादी लोग थे। और जिसकी वजह से 1930 में जर्मनी का जो पूरा इतिहास था वो बदलने अब जा रहा था। और देखिए क्या प्रभाव पड़ने वाला था जर्मनी पे, आइए देखते हैं आगे। ठीक है, कहानी आपको कैसी लग रही है अगर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है दोस्तों। आगे चल के जो मेन मज़ा है वो तो अभी बाकी है। देखिए किस तरह से जर्मनी में हिटलर आता है और ख़तरनाक शासक बन जाता है। क्योंकि इससे पहले जो कि एक साधारण सा स्टूडेंट वो रहता है, अपने स्कूल में जाते ही वो उसके टीचर एक बार उसको गलती से उसको मार देते हैं, तो रास्ते में उनका बदला लेने के लिए पत्थर से अटैक करता है अपने टीचर के ऊपर और टीचर को बहुत गहरी चोट लगती है। ठीक है, तो वो शुरू से ही बहुत ही खतरनाक व्यक्ति रहता है अपने स्कूल टाइम से ही, और बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो बहुत ही ज़्यादा यूरोप में प्रभाव डालता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है फर्स्ट वर्ल्ड वार ने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। इससे हुआ क्या कि सोल्जर्स जो थे जर्मनी के, उनको जो है ऊपर समझा जाने लगा। किनसे? जो वहाँ के नागरिक थे, नागरिकों से भी ऊपर समझा जाने लगा वहाँ के सोल्जर्स को। ठीक है, यहाँ वहाँ के सिपाही को, वहाँ के सैनिकों को। ठीक है ना। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट, ठीक है ना, लेड ग्रेट स्ट्रेस। देखिए पॉलिटिशियन जो थे और पब्लिसिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे लोगों पर कि बहुत ज़्यादा उग्र हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ और मैस्कुलिन हो जाओ। मैस्कुलिन का मतलब वो आदमियों को ज़्यादा तरजीह देते थे, बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू देते थे। मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। और मीडिया जो थी वो याद रखिएगा, मीडिया जो है बार बार ग्लोरीफाई कर रही थी, बता रही थी अच्छा, जो तुम्हारी ख़राब जीवन चल रहा है उसको अच्छा बता रही थी। Thus the truth however was that soldiers lived miserable life in these trenches। जो लेकिन सच्चाई ये थी, मीडिया तो भले बता रही हो कि बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं सारे सैनिक, लेकिन फिर भी सच्चाई ये थी कि जो सैनिक थे वो बहुत ही ख़राब ज़िंदगी में जी रहे थे जर्मनी में। और जर्मनी के जो सैनिक थे बहुत ख़राब ज़िंदगी जी रहे थे। ट्रैप्ड विथ रैट्स फीडिंग ऑन क्रॉप्सेस। यहाँ तक कि वो ऐसे जगह पे फंसे हुए थे जहाँ पर मरे हुए चूहे पड़े हुए थे। चूहे के बहुत ज़्यादा जो है बिखरे हुए पड़े हुए थे, मौत के घाट उतार दिए गए थे चूहे, वहाँ पे वो लोग पड़े हुए थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड इनेमी सेलिंग। और वो तो जो सैनिक थे कई कई जगहों पे तो ऐसे जगह पे तैनात थे जो कि बहुत ही गंदे गंदे गैसों का, जो जहरीले गैस थे उनको वो सूंघते रहते थे, और जिससे उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली, जिसकी वजह से सारे लोगों का जो कमी आई उनके काम में। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रे फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। अब क्या हुआ, लोग जो थे यह देख करके कि हमारे देश के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, हमारे देश के सैनिकों के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के लोग बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, यह देखकर जर्मनी के लोगों के अंदर यह भावना उठ गई कि हमें अब कोई संविधान नहीं चाहिए, अभी फ़िलहाल में हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो हमारे
सैनिकों को इस मुसीबत से निकाल सके। और हमें कोई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवार यूरोप। और उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है वो अभी बिल्कुल सही नहीं होगा, ये बहुत ही ख़राब आइडिया है, ऐसा इन्होंने कहा। और लोगों ने धीरे धीरे यह बात मानना भी शुरू कर दिया था जर्मनी के कि हाँ बिल्कुल ये लोग सही कह रहे हैं कि अभी संविधान की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ अभी बदला लेना है। क्योंकि लोगों को इस तरह से भरमाया गया था उस वक्त, देखिए किस तरह से भरमाया गया था, आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। जब धीरे धीरे जो देखिए पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या हुआ, देखिए राजनीतिक जो अस्थिरता थी वो कैसे फैली, राजनीति में बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ। क्योंकि देखिए दोस्तों, लोगों के अंदर जो बुराई थी जर्मनी के लोगों को फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के तरफ से कि इतना ज़्यादा वो जलने लगे थे, मतलब इतना ज़्यादा नफरत करने लगे थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के लोगों को कि कहते थे कि अगर वो हमें मिल जाए तो मैं उन्हें मूली गाजर की तरह काट दूंगा। इस तरह से बातें करने लगे थे जर्मनी के लोग और बहुत ज़्यादा उग्र हो चुके थे, एग्रेसिव हो चुके थे। क्योंकि उनको इतना ज़्यादा भरमा दिया गया था, उनको इतना ज़्यादा जर्मनी में दोस्तों मैं बता दूं कि हिटलर जो है वो जाकर रैलियां करता था, सभाएं करता था और कहता था कि देखो क्या तुम इसीलिए जी रहे हो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के अंडर में, तुम्हारे साथ देखिए ये वर्साय की संधि, ये धोखा किया गया है तुम्हारे साथ और ये धोखा कर करके तुम्हें कोई सैनिक भर्ती नहीं करने के लिए कहा गया था। वो सारी बातें बताता था जो संधि में लिखा हुआ था, जो उस समझौते में लिखा हुआ था, वो सारे जर्मनी के लोगों को बात बताता था और कहता था कि देखो तुम्हें कितना ज़्यादा इंसल्ट किया गया है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के लोगों ने तुम्हारा कितना ज़्यादा मजाक उड़ाया है, तुम्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है, तुम्हारा जीना और मरना बराबर है। अगर तुम चाहते हो कि जर्मनी एक तगड़ा देश बने, एक अच्छा देश बने, एक ताकतवर देश बने, तो तुम्हें उठना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इसके लिए। और इस तरह से वो रैलियां कर करके इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि दोस्तों वो गलत भी कोई काम करता था तो वहाँ के लोग उसे सही ठहराते थे। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो चाहते थे कि रसिया जैसे रिवॉल्यूशन हुआ था रसिया में 1917 में, वैसा ही रिवॉल्यूशन यहाँ भी हो। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं, इसी तरह के आंदोलन वो चाहता था। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे मैं पढ़ रहा हूँ तो आप समझिएगा इसको। देखिए, इन मैनी सिटीज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। देखिए जर्मनी का राजधानी बर्लिन है, ठीक है ना, तो बर्लिन में जो है बहुत सारे लोगों का मानना था कि जिस तरह से रूस में जैसे संविधान का चलता था, मतलब जो कानून चलता था, उसी तरह जो है हमारे यहाँ भी कानून को चलाना चाहिए। दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक। लेकिन मैंने बताया अभी, क्योंकि रूस में क्या चलता था, रूस में राजशाही चलता था, तो वो लोग राजशाही चाहते थे, मतलब राजा की तरह कोई उनके ऊपर अधिकार कर ले, डिक्टेटरशिप चलाए, ऐसा वो चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो और वो हमें जीत दिलाए फ्रांस, ब्रिटेन और रूस से। लेकिन जो डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे वहाँ के, मैंने बताया ये हमेशा उसके विरोध में खड़े रहते थे, क्योंकि मैंने बताया इनका कहना था कि संविधान बनना चाहिए। ठीक है ना, मेट इन वीमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन वो बार बार मिलते थे वीमर में, यानी उनके संविधान को बनाने के लिए बार बार वो संसद में जाते थे और मिलते थे, ये तीनों दल के लोग, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड कैथोलिक। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, द वीमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। लेकिन वीमर का जो संविधान था उसको फाड़ दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया वहाँ के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम था फ्री कॉप्स। ठीक है, द एंग्विस्ट स्पार्टिसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। और बाद में उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने फाड़ा था उस संविधान को, उन्होंने जर्मनी में एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। ठीक है ना, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकम irreconcilable enemies and could not make common cause against हिटलर। देखिए इसके बाद कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे वो एक तरह से कभी भी उन्होंने जर्मनी में हिटलर के तानाशाही को ख़त्म नहीं किया, और एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर, कभी भी हिटलर के खिलाफ वो शत्रु के रूप में खड़े नहीं रहे। और बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन। और वो चाहते थे कि हिटलर जैसा इंसान हमें मिलना चाहिए, और वो चाहते थे कि कोई ना कोई जल्दी से बदलाव आना चाहिए और हिटलर जैसा इंसान हमें मिलना चाहिए। ठीक है ना, आइए आगे। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923। 1923 में जर्मनी बहुत ही बुरी तरह से कर्ज में डूब चुका था। जर्मनी
had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold. These depleted gold reserve at the time of research were scarce. अब क्या हुआ, जर्मनी ने जब युद्ध करना था तो बहुत अधिक मात्रा में लोन लिया था, ठीक है, और अधिक मात्रा में लोन लेने की वजह से उसको कहीं ना कहीं भुगतान करना था, और जब भुगतान करना था उसको तो कहीं ना कहीं उसको गोल्ड के रूप में करना था भुगतान, जिसकी वजह से उसका गोल्ड का जितना माइनिंग था वो ख़त्म होने लगा। और इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे, 1923 में जर्मनी ने लोन देना बंद कर दिया और मना कर दिया कि अब हम लोन नहीं देंगे। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे ही जर्मनी ने मना किया कि हम नहीं लोन दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वैसे ही फ्रांस के कॉलोन जो थे सिपाहियों ने, सैनिकों ने उसके औद्योगिक एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन करता था जर्मनी, उस क्षेत्र को ही छेक लिया, मतलब घेर लिया और अपने हिस्से में ले लिया, ठीक है ना। उसका नाम था रूर, टू क्लेम देयर कोल, और पूरे कोयले पर अधिकार कर लिया फ्रांस ने, क्योंकि जर्मनी ने कर्ज नहीं चुकाया था। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी गोल्ड में नहीं दे करके अब चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो छापूं, ठीक है ना। कौन सा पैसा? पेपर वाला पैसा। बहुत ही तेज़ी से उसने पैसा छापना शुरू कर दिया। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन द सर्कुलेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्मनी में अब पैसा, प्रिंट वाला पैसा चलने लगा था, कागज़ वाला पैसा चलने लगा था। द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल, जिसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी का जो पैसा था उसका वैल्यू गिर गया। क्योंकि कोई भी देश में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन का कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट कर लेंगे, मतलब पैसे को छाप लेंगे, तो उससे आपका पैसे का जो वैल्यू है वो गिर जाता है। आप इंटरनेशनल मार्केट में वो लेकर जाएंगे 10,000 तो आपको मिलेगा सिर्फ 10 रुपया, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो जाती है नोट को छापने से, ठीक है ना। इन अप्रैल द US डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। क्या हुआ, 24,000 मार्क्स आप देते थे तब जाकर एक US डॉलर मिलता था। देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है, जो कि जर्मनी की मुद्रा थी, ठीक है ना। जुलाई में 3,53,000 मार्क्स हो गया था $1 का कीमत, यानी कितना ज़्यादा उसने नोट छाप लिया था। इन अगस्त, देखिए इन अगस्त कितना ज़्यादा हो चुका है, इकायदे सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, 46,21,000 हो चुका है। याद रखिएगा कितना ज़्यादा हो चुका है, $1 के बराबर, जिसकी वजह से जर्मनी और ज़्यादा ख़राब होता गया। एंड इट, देखिए फिर अब मैंने अभी देखा दिसंबर में कितना ज़्यादा हो चुका है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियन, जिसकी वजह से अब फिगर धीरे धीरे ट्रिलियंस में चला गया था। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, जैसे जैसे जर्मनी की मुद्रा गिरती जा रही थी, प्राइस ऑफ गुड्स सोर्ड, और जो सामान का वैल्यू था वो बढ़ता जा रहा था। द इमेज ऑफ द जर्मन कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स बाई ए लोफ ऑफ अ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिश्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। देखिए दोस्तों, जो एक आप समझ सकते हैं कि एक लोफ यानी होता है ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए एक पेटी भर के पैसा लेके जाया जाता था, तब जाकर एक ब्रेड मिलता था। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो करेंसी था वो गिर चुका था जर्मनी का, ठीक है ना। एकदम ढेर सा पैसा लेके जाते थे एक बैग भर के, तब जाकर एक खो बटर का केक मिलता था, या समझ लीजिए कि ब्रेड मिलता था, ठीक है। तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड ने इसके निगाह को ध्यान से देखा जर्मनी को, और बहुत ज़्यादा दरिया दिली दिखाई, सिंपैथी दिखाया। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज ए हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं इस स्थिति को। ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, जिसकी वजह से इस सिचुएशन को ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं सामान की, ठीक है ना, क्योंकि आपने पैसे को ज़्यादा प्रिंट कर लिया है। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन्ड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डाउस प्लान। अब देखिए अब क्या हुआ, इस वजह से जर्मनी बहुत ज़्यादा जब कर्ज में डूबने लगा, तो आखिरकार अमेरिका ने उसका साथ दिया और उसको कुछ पैसे दिए और एक डॉस प्लान लाया, जिसके बाद उसने क्या कहा, बहुत सारे पैसे जर्मनी को दिए, विच रीवर्क द टर्म्स ऑफ रिपीटेशन टू द ईज ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन, जिसकी वजह से जर्मनी के ऊपर कुछ जो है राहत मिली जर्मनी को, और कुछ जो उसको आर्थिक तंगी से मदद मिली, ठीक है ना। मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। देखिए उसके बाद 1.3 में आप देखते हैं क्या हुआ। 1.3 द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब वह साल जब अर्थव्यवस्था सारी देशों की खराब हो चुकी थी। देखिए द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सा सम स्टेबिलिटी। 1924 से 1928 तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये दिस वाज अ बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन फिर भी यह जो है एक बालू पर बना हुआ घर था, ठीक है ना, मतलब वो ढहने वाला था, समझिएगा। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म्स लोन लार्जली फ्रॉम द यूएसए। देखिए जर्मन का जितना भी इन्वेस्टमेंट था, सारे देशों में जितना भी उसने निवेश किया था या वो काम कर रहा था, वो सिर्फ एक ही देश की मदद से कर रहा था, वो था यूएसए। यूएसए ने उसको बहुत ही लार्ज अमाउंट में लोन दिया था, जिसकी वजह से वो काम कर रहा था। दिस सपोर्ट वाज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। अब यूएसए, जो कि यूएसए की बहुत बड़ी एक
स्ट्रीट जर्नल है, यानी यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट है ना, मुंबई शेयर से सेंसेक्स होता है और हमारा निफ्टी होता है मुंबई में, तो उसी तरह वहाँ पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होता है। ये बताता है वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। जैसे ही वहाँ का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है कोलैप्स हुआ, गिरा, ठीक है, वैसे ही यूएसए ने कहा कि अरे भैया मेरी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है, अब जहाँ से मैंने लोन लिया है मुझे वापस वहाँ से लेना पड़ेगा और मैं अब बाकी देशों को लोन दे भी नहीं सकता। इसकी वजह से उसने सारे सपोर्ट को जो जर्मनी को वो कर रहा था उससे विदड्रॉ कर लिया। 1929 में जर्मनी से सारे जो वो लोन दिया था उसने उसको वापस ले लिया और कहने लगा कि अब हम आपको पैसा नहीं दे सकते। फियरिंग ए फॉल इन प्राइसेस, अब उसको डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारा दाम गिर जाए। अमेरिका को भी अब डर लगने लगा था क्योंकि वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। 13 मिलियन शेयर, यानी 13 मिलियन जो शेयर थे वो बेच दिए गए थे और बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने लगे थे बैंकों से, जिसकी वजह से और ज़्यादा सरकार प्रेशर में आ गई कि अरे इतना ज़्यादा पैसा लोग निकाल रहे हैं, अब कहाँ से हम यूज करेंगे उनके पैसे का। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, 3 साल तक, 1929 से 1932 तक, नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ, आधा हो चुका था उनकी राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी। एक्सपोर्ट फेल, और जो निर्यात था बंद हो चुका था। फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विदड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने सारे अपने पैसे निकाल लिए थे मार्केट से। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, इसकी वजह से जो मंदी आई थी ये पूरे दुनिया में यह मंदी देखी गई, यूएसए के द्वारा जो मंदी आई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आगे आ जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब आइए, द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय 1932। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। देखिए जो जर्मन का इकोनॉमी था अब बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो 40% घट करके देखिए 1929 के मुकाबले हो चुका था। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, वर्कर जो थे, कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया था और जो भी उनको पैसे मिलते थे वो भी अपना खो दिया था, ठीक है। अब उनको जो मजदूरी थी, अब पहले से जिनको जॉब भी मिला तो दोबारा उनको कम मजदूरी मिलने लगी थी। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टचेड ऑन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियंस on the street of Germany. You could see men with placards around their necks saying willing to do any work. Unemployed youth played card or simply sat at the street corner or desperately quit up at the local employment exchange as job disappeared and the youth took to criminal activities and total disappear become कॉमन प्लेस। देखिए क्या हुआ, जैसे कि आम तौर पे होता है, देखिए कोई भी जॉब जब नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा, जाहिर सी बात है बहुत सारे जगहों पे लोग ऐसे ही बैठने लगेंगे रोड पर ऐसे ही खाली खाली कार्ड खेलने लगेंगे, और बहुत लोग तो क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल हो जाते हैं जब उनको कोई काम नहीं होता। तो उस वक्त जर्मनी में ऐसा ही था, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके थे, लोग सड़कों पर घूमने लगे थे और कार्ड खेलने लगे थे और कोई काम नहीं करते थे क्योंकि कोई काम उनको था ही नहीं करने को। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ चुका था जर्मनी, और बहुत सारे लोग जॉब पे दिखते ही नहीं थे, जॉब उनको मिलता ही नहीं था, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल हो जाते थे, ठीक है ना। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपुल। इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी यानी आर्थिक तंगी इतनी बुरी हो चुकी थी कि लोगों के अंदर चिंता बढ़ चुकी थी, लोगों के अंदर कि वो क्या करेंगे अब अपने लाइफ में, और बहुत ज़्यादा डर बढ़ चुका था। द मिडिल क्लास यानी जो मध्य वर्गीय लोग थे, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय जिनको सैलरी मिलता था, एंड पेंशनर और जिनको पेंशन मिलता था, सॉ देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। जैसे ही करेंसी गिरी जर्मनी की, उन्होंने देखा कि जो उनके पेंशन के पैसे थे उनमें कमी आने लगी, और जो करेंसी का जब गिरा हुआ तो सेविंग उन्होंने जो बचाए थे उसमें भी कमी आने लगी। स्मॉल बिजनेस, क्योंकि कमी कैसे आने लगी, जैसे पहले 10 रुपया लेके जाते थे तो आराम से उनको ब्रेड मिल जाता था, लेकिन अब वो 50 रुपया लेके जाएंगे, 500 रुपया लेके जाएंगे, तब उनको एक ब्रेड मिलेगा, तो इससे मतलब उनका वैल्यू तो गिरा ही था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट ruined, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो चुके थे, ठीक है। दिस सेक्शन